हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 इंडियन इको से। चैप्टर का नाम है हमारा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी समझेंगे कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट को बड़ी डिटेल्स में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन सी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट देखेंगे, इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, बायोटिक अबायोटिक इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट क्राइसिस के बारे में देखेंगे। आजकल इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा बैडली इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। अब इसको भी ध्यान से देखने वाले हैं। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया, इन्वायरमेंट इंडिया में किस तरीके का है, किस तरीके का पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन की वजह से कितना बैड इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जा रही है इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, उसको भी ध्यान से देखेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से हम बचा रहे हैं और इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखेंगे। और स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को हम अपना रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार पूछ ली जाती हैं। स्ट्रेटेजीज क्या अपनाई जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। सो नाउ इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है इट इज डिफाइंड एज ऑल कंडीशंस। ठीक है ना, सारी की सारी कंडीशंस को डिफाइन करता है एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है, उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है। इट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट, प्लांट एंड एनिमल। बायोटिक में आपके प्लांट और एनिमल्स आते हैं, बायोटिक में आपके वाटर और एयर आता है। कहने का मतलब क्या है, बायोटिक में लिविंग थिंग्स आएंगी और अबायोटिक में आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। तो एनवायरमेंट के अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट्स होते हैं आपके, लिविंग और नॉन लिविंग, और इन दोनों से मिलकर एनवायरमेंट बनता है और ह्यूमन बींग्स इसी एनवायरमेंट में सस्टेन और लिविंग करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट। पहला रीड कर रहा हूं आपके सामने। एनवायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनकी मदद से किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा सकता है। और प्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आगे वाली जो जनरेशन है उसके पास एम्प्लॉयमेंट हो, आने वाली जनरेशन के पास काम हो और इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर वो करके अपनी लाइफ को आगे ले जा सके। सेकंड पॉइंट है एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। ठीक है ना, एनवायरमेंट जनरली सस्टेन करती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ को, प्लांट्स की लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को। एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थर्ड पॉइंट आता है एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। कहने का मतलब क्या है, बहुत सा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन के थ्रू हो, चाहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उस वेस्ट को एनवायरमेंट के थ्रू क्या कर लिया जाता है, वापस सॉल्व कर दिया जाता है, वापस उसको क्या कर लिया जाता है, अपने अंदर समाहित कर लिया जाता है। तो एसिमिलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इन्वायरमेंट की इसी प्रोसीजर की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं एनवायरमेंट उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, उसको खत्म कर देता है और पूरा का पूरा एनवायरमेंट आपका क्लीन हो जाता है कुछ समय बाद। ठीक है, तो एनवायरमेंट इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट देखने को ये मिल रहा है एनवायरमेंट जितनी जल्दी चीजों को साफ नहीं कर पाता है उससे ज्यादा पोल्यूशन हम करते चले जाते हैं। तो डिसबैलेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास एनवायरमेंट क्राइसिस। देखो, एनवायरमेंट क्राइसिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सारी की सारी कंट्रीज इससे जूझ रही हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, ठीक है, चाहे अंडर डेवलप कंट्री हो, ठीक है, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, अंडर डेवलप हो, चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, चाहे डेवलप कंट्री, कोई भी कंट्री हो, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत सी ऐसी मीटिंग्स को अरेंज किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। लेकिन ये अपने आप में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, आज तक हम इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब
देखते हैं क्या है इसमें। वी कैन अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस बेटर इफ वी अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। दो टर्म्स को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म है आपकी केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, मतलब केयरिंग कैपेसिटी एनवायरमेंट की किस तरीके की है, इसको समझना जरूरी है। इट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रेट एंड विच नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एंड द रेट विच दीज रिसोर्सेज आर जनरेटेड। मतलब मान लीजिए आप कोयले को खदान से निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला आप निकालते चले जा रहे हो, बस उतनी मात्रा में कोयला नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा। तो केयरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चीजें बनती हैं, पर ह्यूमन बीइंग है वो बहुत जल्दी इन सारे रिसोर्सेज को खाली करने पे तुला है। इसी वजह से आपको डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। इतनी जल्दी चीजें बनती नहीं है, उससे ज्यादा जल्दी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका भोग करते जा रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ऑब्जर्व, कितनी चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व वेस्ट, मतलब वेस्ट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। वेस्ट को प्रोड्यूस कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू, इंडस्ट्रीज वेस्ट के थ्रू, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं और एनवायरनमेंट उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसके बाद पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देता है। लेकिन एनवायरनमेंट इतनी जल्दी वेस्ट को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाता, उससे से ज्यादा हम वेस्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं, इससे भी डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। वेस्ट समाप्त नहीं होता है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता चला जाता है। इसी वजह से आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेंगे कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, इन सबको बड़ी प्लानिंग के साथ डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स है वो आपकी बढ़ती चली जाएंगी। ऑडिट, आगे चलते हैं। आता है आपका कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट क्राइसिस, मतलब कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्राइसिस देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ने की वजह से आपको इन्वायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंट क्राइसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया में ये देखा जाता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड का 2% एरिया है, हमारे पास 2.4 समथिंग एरिया है और देखने को मिलता है 18% पॉपुलेशन है। तो कहने का मतलब है जनसंख्या ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है। जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है, तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसी वजह से हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेकंड आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ज्यादा गरीबी के कारण भी इन्वायरमेंट क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि पॉवर्टी को अगर आप रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो लोग किस तरीके से जिएंगे। ठीक है, इसी वजह से पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी इन्वायरमेंट क्राइसिस को कम करने के बराबर माना गया है। इंक्रीज अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन होने की वजह से सारे के सारे पेड़ों को काटा जा रहा है और जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं उन सब एरियाज में एक तरीके से देखने को मिल रहा है पेड़ों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफोरेस्टेशन की वजह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है और इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं और इसी की वजह से जो आपकी कोस्टल सिटीज हैं, चाहे मुंबई हो चाहे चेन्नई हो, उन पे खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से हम सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो। लेकिन प्रोडक्शन तो ज्यादा होता है पर समय के साथ साथ जो मिट्टी है वो खराब होती चली जा रही है, इसका के ऊपर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लिमिट से ज्यादा इनको उपयोग नहीं करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपयोग करने से जो आपके सीड हैं, जो आपके बीज है, उनके अंदर की जो पावर है, जो उनके अंदर मिनरल्स हैं, वो खत्म होते चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा इंडस्ट्रीज होने की वजह से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ हीनियस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उसी की वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें छेद होता जा रहा है। ठीक है, और पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक हॉट बॉल में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपको कम करना होगा। लेकिन हम जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, पर किस तरीके से इन दोनों की दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, साथ साथ आपको जो आपका एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी कम करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका
मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो व्हीकल्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बताते हैं 1951 में 3 लाख गाड़ियां थी, अब 2019 और 20 में उनकी संख्या 30 से 31 करोड़ के आसपास हो गई है। इसी की वजह से जो व्हीकल्स हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हो, या 3 व्हीलर्स हो, या 4 व्हीलर्स हो, इनकी इन्हीं की वजह से 85% पॉपुलेशन, इनकी वजह से 85% जो पॉल्यूशन है वो हो रहा है। ठीक है। 7th पॉइंट है आपका डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स। सिविक नॉर्म्स का मतलब जनरली ये है कि जब आप ट्रैफिक में हैं, जब पता है आपको ट्रैफिक लगा हुआ है, रेड लाइट है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस टाइम पे आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, पर लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा हॉर्न बजाते हैं, उनको बहुत जल्दी होती है। इसी वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे काम नहीं करते हैं, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। तो सिविक नॉर्म्स को भी आपको ठीक रखना पड़ेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि इन्वायरमेंटल के जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, ध्यान इसमें देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडियन इन्वायरमेंट। ठीक है। इंडियन इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो देखा जाता है यूरोप की कंट्रीज सोचती है, अमेरिका सोचता है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो ये सोचती है कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। तो बात ठीक है, दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे हैदराबाद हो, डिफरेंट डिफरेंट मेगा सिटीज जो हमारे वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसी वजह से हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे अ टाइपिकल सिचुएशन ऑफ द डिटोनमी ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अ सिचुएशन वेयर बोथ पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब चाहे पॉवर्टी हो चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, दोनों के दोनों सेक्टर इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा दूषित कर रहे हैं। इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये सबसे बड़ा एम गवर्नमेंट का, पीपल का होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया, मतलब कौन कौन से कंसर्न है उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड यानी कि जो मिट्टी है आपकी, जो खेत खलियान है, इनकी जो उर्वरकता है वो कम होती जा रही है, उनकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो डिक्लाइन होगी और हंगर बढ़ेगा। इसी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को हैंडल करना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड को आपको सही से संभालना पड़ेगा, लैंड डिग्रेड होने से बचाना पड़ेगा, नए लॉज लाने पड़ेंगे, नई पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण आपका इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी कम करने के लिए आपको व्हीकल्स के लिए लॉ लाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों जो बन रही हैं उनको कम मैन्युफैक्चरिंग होने देना है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव देना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, आगे आ सके। ठीक है। इंसेंटिव देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो दिखाई दे रहा है व्हीकल की वजह से एमिशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपका बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो व्हीकल्स को किस तरीके से इलेक्ट्रिफाइड करना है, इंडस्ट्री को किस तरीके से सोलर पैनल पे लेके जाना है, न्यूक्लियर एनर्जी पे लेके जाना है, थर्मल पे लेके जाना है, इसके ऊपर फोकस करना हमें पड़ेगा। ठीक है। व्हीकल्स को इलेक्ट्रिफाइड करो, इंडस्ट्री को थर्मल पे, सोलर पे, न्यूक्लियर पे, विंड एनर्जी पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर पाओगे और इन सारी प्रॉब्लम से रिजॉल्व पा सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। देखो इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, देखो पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि फ्रेश वाटर बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वो लैंड पे, रिवर, पॉन्ड्स होती हैं आपके, रिवर्स होती हैं, कैनाल्स होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब खुला जहाँ पे पानी मिलता है वहां पे डिपेंड कर रहे हैं। और हम जानते हैं वहां पे बैक्टीरिया, वायरस जैसी चीजें पानी के अंदर आ जाती है, जिससे उनको डायरिया जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, सभी को टैप वाटर देने का हमें काम करना होगा। और इनिशियल जो गवर्नमेंट है हमारी, उसका एक बहुत बड़ा मिशन है कि हर घर नल का पानी पहुंचाना है उनको, और वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। लेकिन कंट्री बड़ी है, पॉपुलेशन बड़ी है, एकदम सबको नहीं मिलेगा, बस धीरे धीरे सबको टैप वाटर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर सबके पास पहुंचना, इसके लिए सरकार काम कर रही है। फिर भी और ज्यादा तेजी से और ज्यादा प्रगति से काम हो, रैपिडली काम हो, उसके लिए और ज्यादा हमें फंड की जरूरत है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिसीज की जरूरत यहाँ पे दिखाई देती है। पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर, मतलब नदियों में फैक्ट्रीज का वेस्ट डाल दिया जाता है। डोमेस्टिक जो सीवेज हैं वो भी रिवर में आ जाते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ आउट इनटू द स्ट्रीम एंड द रिवर्स, मतलब एग्रीकल्चर से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो आप खाद्य पदार्थ डाल रहे हैं अपने पानी के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है।
इवन इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, सबसे बड़ा हमारा टॉपिक निकल के आता है। फिर आता है थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग। ठीक है, थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग से मतलब थर्मल पावर से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कौन सा पॉल्यूशन बढ़ रहा है? फ्रेश वाटर के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसी की वजह से इंडिया में टूरिज्म भी काफी होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्चरल साइट्स हैं, बहुत से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। लेकिन क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना है या फिर उसको एडवर्टाइज करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को ला सकें। बट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से कम करना है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। द एवर इंक्रीज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न, डिग्रेडेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर द मेजर फैक्टर ऑफ थ्रेटनिंग द बायोडाइवर्सिटी। तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा, इन दोनों कारणों की वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होती है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो नेचुरल फ्लोरा एंड फॉना है वो कम होते हैं आपके। इसके ऊपर ध्यान देने की हमें जरूरत है। एज एन गवर्नमेंट, एज अ इंटेलेक्चुअल सिटीजन हमें इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज कंट्री हमारी, फोकस हमें ही करना होगा। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा, सस्टेनेबल गोल्स आपने सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना, अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना ताकि जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसके लिए भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बचे रहें। ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज आपकी कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आने वाली जनरेशन के लिए किस तरीके से आप रिसोर्सेज को बचाएंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अपनी जितनी आपकी नीड है उसी के हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, टैप वाटर नहीं है, फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, क्लोथ्स नहीं है। इन सब लोगों को सारी की सारी सुविधाएं मिल सके, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका, 100% आएगा, तो याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आता है स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपकी थर्मल पावर है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है और विंड एनर्जी है। इनके ऊपर फोकस हम करेंगे तो डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम फोकस कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, हम जानते हैं काफी महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है इनको। इसके लिए आपको एफडीआई की जरूरत होती है, लेकिन लोगों का भला करना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका एलपीजी, गोबर गैस एंड रूरल एरियाज। मतलब एलपीजी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, गोबर गैस वगैरह जो न्यू इनिशिएटिव्स है इनको लॉन्च करना पड़ेगा। सीएनजी इन अर्बन एरिया, सीएनजी बहुत कम पॉल्यूशन करती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, इसको लाना पड़ेगा। विंड पावर को बहुत ज्यादा आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि विंड पावर अपने आप में एक महंगा प्रोजेक्ट है और बहुत बड़े एरिया में लगता है, तो इसको भी आपको करना पड़ेगा। सोलर पावर एंड थ्रू फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो सन की रेस से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें, काफी इंपॉर्टेंट है। और जनरली हम जानते हैं इस तरीके के सोलर पैनल काफी महंगे होते हैं, इनको इंस्टॉल करना इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, बट हमें काम इसके लिए करना होगा। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाने होंगे, क्योंकि बड़े बड़े हाइडल प्लांट ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, मिनी हाइडल का नहीं करेंगे डेफिनेटली। सेकंड आता है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। थोड़ा ट्रेडिशनली सोचना। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, जनरली किस तरीके से एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलप कर सकते हो, उस थिंकिंग के साथ सोचना, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो भी हमारी अपनी है, उसके लिए रिसोर्सेज को छोड़ना इस ट्रेडिशनल नॉलेज में आपका आता है। फिर आता है आपका बायोगैस, बायो कंपोस्टिंग आता है, बायो कॉन्सेप्ट आता है। बायो कंपोस्टिंग का मतलब होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं आपके और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल करके जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज जो होती जा रही है, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करोगे तो प्रोडक्शन बेशक कम होगा, पर जो फसल आएगी वो काफी पावरफुल होगी, उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बायोपेस्ट में भी यही कुछ है, किस तरीके से आप इन सब चीजों को कम कर सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह को कम करना और मेन्यूर कंपोस्ट वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना, इसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है, और ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाउ इज डन, ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन। अगर आपका कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली इसमें मैं वीडियो लेके आऊंगा, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, डेफिनेटली इसको पढ़िए। और
ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इससे जरूर ज्वाइन हुई। आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली इसमें आप डालिए, उसको क्लियर आउट किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा उसको। थैंक यू वेरी मच।